हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जीएस एंड जीके के अंतर्गत हम लोग ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 24 देखेंगे। इससे पहले 23 प्रैक्टिस पेपर हम लोगों ने कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है इस प्रैक्टिस पेपर को, तो आप इस चैनल पर जाकर यानी बंधु क्लासेस पे जाकर आप इस प्रैक्टिस पेपर को आप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीके एंड जीएस के खंड वाले सेक्शन को क्या कर सकते हैं, अधिक मजबूती दे सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। प्रश्न की शुरुआत करें दोस्तों। इससे पहले अगर आप लोगों में कोई चैनल पर पहली बार जुड़ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसके कारण आपको हमारे जितने भी वीडियो पर चैनल पर वीडियो लोड होते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाजपत राय ने या सैयद हैदर रजा ने? तो स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी जो आंदोलन था इसका एक और नाम था जिसे हम बंग भंग कहते हैं, यानी बंग भंग बंग भंग आंदोलन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? बंगाल में हुई थी 1905 में। 1905 में इसकी शुरुआत जो है बंगाल में हुई थी स्वदेशी आंदोलन के नाम से, जिसको बाद में विभिन्न राज्यों में नेतृत्व प्रदान किया गया। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली में स्वदेशी जो आंदोलन था इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। यानी दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन था इसका नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेपी कृपलानी से ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात कर लें तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर इसकी शुरुआत की गई थी। और कहा जाता है कि जिस वक्त यह आंदोलन शुरू किया गया था उस समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो हजारीबाग जेल से फरार होकर जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था और एक रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। तो भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने वाले कौन नेता थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था? कुंवर सिंह का, नाना साहब का, तात्या तोपे का या मंगल पांडे का? तो 1857 की क्रांति जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के कहाँ से हुई थी? मेरठ जिले से हुई थी। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी और यह धीरे धीरे क्या हुई, पूरे भारत में यह क्रांति प्रसार कर गई। उसी में से उत्तर प्रदेश के जो कानपुर जिला था, नाना साहब यानी जो नाना साहब थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था और इन्हीं के सेनापति के रूप में जो रामचंद्र पंडुरंग थे, क्या किया था? 1857 की क्रांति में सहयोग दिया था। इन्हीं रामचंद्र पांडुरंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तात्या तोपे के नाम से जानते हैं। यानी तात्या तोपे के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामचंद्र
रंग से, जिन्होंने नाना साहब की 1857 की क्रांति में क्या किया था, हेल्प किया था। बाद में आगे चलकर जो तात्या तोपे थे, इनके एक मित्र के द्वारा इन्हें धोखे से क्या कर दिया गया था, अंग्रेजों से अरेस्ट करा दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था अमरावती में, बेलगांव में, कराची में या नागपुर में। तो महात्मा गांधी ने जिसकी अध्यक्षता की थी वह कौन सा अधिवेशन था, तो बेलगांव का अधिवेशन था, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और बेलगांव का जो अधिवेशन बुलाया गया था वह कब हुआ था, 1924 में इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा अधिवेशन है जो गांव में किया गया था, तो यही बेलगांव का जो अधिवेशन है, इसका आयोजन शहरों में न होकर इसका अधिवेशन कहाँ किया गया था, गांव में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अंबेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने या राजेंद्र प्रसाद ने। तो गोलमेज सम्मेलन क्या था, इसका जो आयोजन था इंग्लैंड में किया गया था। गोलमेज जो सम्मेलन था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। गोलमेज सम्मेलनों की अगर संख्या की बात की जाए तो इसकी कुल संख्या कितनी थी, 3 थी। अगर इसका मोटा मोटा देखा जाए तो 1930 से लेकर 1932 तक का 1932 तक का इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता या कहा जाए एसटी नेता कौन थे, बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या किया था, हिस्सेदारी की थी। यानी बी आर अंबेडकर क्या थे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या किया था, भाग लिया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी थे चौथे गोलमेज सम्मेलन में, तो महात्मा गांधी की अगर बात कर ली जाए, महात्मा गांधी की अगर बात कर ली जाए तो गांधी जो थे द्वितीय, यानी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने। एक तरह से कहा जाए कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। यह भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बंगाल विभाजन जो 1905 में किया गया था, किस गवर्नर के द्वारा किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन होता है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ये हमें ध्यान रखना है कि जो बंगाल विभाजन था वह किस गवर्नर जनरल के ने किया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया था और इसी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बंगाल विभाजन में के विरोध में हुए आंदोलन का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। यानी इन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया जा रहा था। बंगाल विभाजन की डेट हमेशा याद रखना क्योंकि ये कई बार आपसे पूछ सकता है। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या जंगली हाथियों के लिए। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात कर लें तो पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि यह कहाँ पर स्थित है, तो भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसका नाम, केरल में एक नदी बहती है जिसका नाम पेरियार है। पेरियार यानी पेरियार नदी बहती है, इसी के नाम पर इस अभ्यारण्य का नामकरण किया गया है पेरियार गेम अभ्यारण्य। यह जो पेरियार गेम अभ्यारण्य है जंगली हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध है।
यानी या किसके लिए प्रसिद्ध है पेरियार गेम? तो जंगली हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, जंगली हाथियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडवा पहाड़ियां या सतमाला पहाड़ियां? तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि महाराष्ट्र में कौन सी ऐसी है जो नहीं स्थित है। तो मांडवा पहाड़ियां जो है महाराष्ट्र में ना स्थित होकर, मांडवा पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। मांडवा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। बाकी बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी, ये तीनों श्रेणियां कहाँ मिलती हैं? महाराष्ट्र में मिलती हैं। तो आपसे उत्तर पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो मांडवा पहाड़ी है। जो मांडवा पहाड़ी है कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु? तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नागपट्टिनम जो है या आंध्र प्रदेश में ना स्थित होकर तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में जो नागपट्टिनम है या स्थित है। ये चारों के चारों क्या है? तेल रिफाइनी है। यानी कोयली, नागपट्टिनम, नुमालीगढ़ और मनाली। मनाली ये क्या है? तीनों के तीनों तेल रिफाइनी है, तेल रिफाइनरी है, रिफाइनरी है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा, नागपट्टिनम। नागपट्टिनम जो है या आंध्र प्रदेश में ना स्थित होकर तमिलनाडु में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, बेरावल? तो ओखा जो है या गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन के की? तो गोल्डन धान में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? तो विटामिन ए की होती है। यानी जो गोल्डन धान होता है इसको किसकी होती सर्वाधिक मात्रा होती है? विटामिन ए की होती है। इसमें क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन यानी बीटा कैरोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव होता है? एक तरह से कहा जाए प्रभावित होता है। आंख, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा? तो जो मनुष्य का जो अंग है वह हानिकारक जो विकिरणें उत्पन्न होती हैं सर्वाधिक कौन सा प्रभावित होता है? तो हमारी आंख होती है, क्योंकि आंख जो है जो ये हानिकारक विकिरण होती है इससे सर्वाधिक क्या होती है? प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है सरस्वती, भारती अन्वेषण या यमुत्री? तो भारत में जो तीसरा भारतीय शोध केंद्र बनाया गया है कहां पर? अंटार्कटिका में। उसका क्या नाम है? तो अगर हम लोग पहले की बात करते हैं तो पहले का नाम था गंगोत्री। गंगोत्री जो था या भारत में अंटार्कटिका में खोला जाने वाला क्या था? पहला पहला शोध केंद्र था। उसके बाद मैत्री का निर्माण किया जाता है। यानी जो मैत्री होता है या क्या होता है? दूसरा होता है। पहला गंगोत्री होता है, दूसरा क्या होता है? मैत्री होता है। इसके बाद ये दोनों काम करना बंद हो गए तो तीसरा जो अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र खोला गया उसका नाम भारती रखा गया। क्या नाम रखा गया? भारती रखा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अभी तक का भारत ने अंटार्कटिका में 3 भारतीय शोध केंद्र की स्थापना की है, जिनमें पहला कौन था? गंगोत्री था, दूसरा मैत्री था, तीसरा क्या नाम रखा गया है? भारती रखा गया है। वर्तमान में भारती ही एक्टिव है, बाकी दोनों क्या कर रहे हैं? शोध जो केंद्र हैं इन पर काम करना बंद हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शरीर किस शारीरिक पराक्रम में
थ्राम्बिंग का संबंध है उत्सर्जन से, रक्त जमाव से, प्रजनन से, वृद्धि से। तो जो किसी शरीर का पराक्रम जिस थ्राम्बिन है, इसका जो मुख्य काम होता है रक्त का जमाव करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर में अगर कोई चोट लग जाती है जिससे खून स्रवन होता है, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं वहां जाली नुमादार एक थक्का जम जाता है। तो जो थक्का जमता है या किसके कारण जमता है? थ्राम्बिन। थ्राम्बिन क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम है। क्या है थ्राम्बिन? एक एंजाइम है। और ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर होगा, रक्त जमाव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, मीथेन एवं ऑक्सीजन का। तो इंडियन गैस जो है या गैस चूल्हों में एक तरह से कहा जाए खाना पकाने में सर्वाधिक इस्तेमाल होती है। और जो या मिश्रण होती है किसका होती है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू की, मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की या एड्स की। तो आपको बताना है या किसकी परीक्षण के लिए किया जाता है। जो बीएमडी परीक्षण किया जाता है या किसके पहचान के लिए किया जाता है, तो आपको यही क्वेश्चन बताना है कि किसकी पहचान के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? तो आपका जो राइट आंसर यहां बनेगा वह क्या बन सकता है? एक मिनट, हम आपको बताते हैं कि आपका जो यहाँ राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस की, यानी बीएमडी। बीएमडी का जो परीक्षण किया जाता है या किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। या रोग क्या है? हड्डी रोग है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है या किसका रोग है? तो ये एक हड्डी रोग है। हड्डियों में कमजोरी के कारण एक रोग है जो परीक्षण किया जाता है। इसके कारण अगर यह रोग हो जाता है तो फ्रैक्चर, एक तरह से क्या कह सकते हैं हम लोग, फ्रैक्चर का खतरा क्या होता है? अधिक हो जाता है। यानी फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी मनुष्य को ऑस्टियोपोरोसिस की का रोग हो जाता है तो उसे फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, पैफाइट को, रेडियम को या साधारण जल को? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियम का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सीवी रमन ने, एच जे भाभा ने, एच चंद्रशेखर ने, एच खुराना ने? तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत था यह भारतीय वैज्ञानिक एच चंद्रशेखर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रतिदीप्ति? तो वाहनों के जो पृष्ठ दृष्टि यानी एक तरह से कहा जाए बैक साइड को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण की विशेषता की अगर बात की जाए तो यह बहुत बड़े क्षेत्रफल को क्या करता है, यानी बहुत बड़े क्षेत्रफल को क्या करता है? छोटे में दिखाता है। छोटे में दिखाता है, यानी यह बहुत बड़े क्षेत्रफल को क्या करता है, यानी जो अनंत से किरणें आती हैं उनको क्या करता है? बटोर देता है। कहाँ पर? केंद्र बिंदु पर, या छोटे में दिखाता है। इसीलिए बैक साइड का जो मिरर होता है वह किस प्रकार का होता है? तो उत्तल प्रकार का होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? इसे हम गाड़ियों की हेडलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी गाड़ी की हेडलाइट, हेड
लाइट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।